वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो है हमारे विलियम शेक्सपियर के बारे में, जो कि बहुत ही नामवर पोइट हैं। तो इनकी हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये तमाम एग्ज़ाम्स में यूज़फुल फॉर ऑल एग्ज़ाम्स हैं। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो 23 अप्रैल 1564 को जो है वो पैदा हुए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ये उनकी रिहाइश की जगह है। ये स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में इनकी बर्थ हुई। और एवॉन जो है वो कहते हैं रिवर को, यानी जिस जगह इनकी पैदाइश हुई थी वहाँ पे एक रिवर जो था वो बहता था। तो ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे। तो वो रिवर है जिसका नाम है एवॉन। ठीक है, शेक्सपियर के बारे में आपको एक और बात बताती चलूँ। इनको जो है वो ये इंग्लैंड में, मैंने आपको बता दिया, इंग्लैंड में पैदा हुए थे 23 अप्रैल 1564 को। तो इनको शेक्सपियर को बैप्टिज़म्स किया गया था वेडनेसडे 26 अप्रैल। तो वो जिस चर्च में इनको किया गया था बैप्टिज़म तो वो था ट्रिनिटी चर्च उसका नाम था। तो वहाँ पे इनको जो है, मैं आपको बताऊँ कि ये जो होते हैं क्रिश्चियंस टाइप, तो इनको ये जो है बच्चे को वो मतलब करते हैं अपना वो एक, जैसे हम एक रिलीजन देते हैं तो इनको ये बच्चों को वो जो है रिलीजन देते हैं। ट्रिनिटी चर्च में उनको जो था वो उनका रिलीजन दिया गया था। और वेडनेसडे का दिन था, 26 अप्रैल थी 1564 ईयर था। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ उनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर और मदर का नाम था मैरी एर्डन। विलियम वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर, यानी जो विलियम भाई साहब हैं ये अपने माँ बाप के तीसरे नंबर वाले बच्चे हैं। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोइट एंड द बर्ड ऑफ एवन। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे ये इनको जो है वो इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता है। और इनको एक नाम मिला हुआ है जिसको कहते हैं द बर्ड। ठीक है, तो बर्ड ऑफ अवॉन, अवॉन मैंने आपको बता दिया। इवन इवॉन जो था वो एक रिवर था जहाँ पे इसका जो नाम है वो इसके साथ अटैच हुआ। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ 1577 में इनके साथ क्या हुआ है कि 1577 में जो थे इतनी ज़्यादा गरीबी की वजह से काफ़ी अरसा इनको जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कामयाब होने के लिए ये अपनी। तो इन्होंने क्या किया जी, गरीबी तो चल रही थी, साथ साथ इन्होंने शादी कर ली। शादी भी किनसे की, इनकी जो लाइफ पार्टनर है उनका नाम है एनी हैथवे, इन नवंबर 1582। तो एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज विलियम वाज 18 वाइल एनी वाज 26। आप सोचें, इस भाई साहब ने शादी भी की तो अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी की। ये 18 के थे और वो 26 ईयर्स की। ठीक है, उसमें से इनके 3 बच्चे हुए। चिल्ड्रन के नेम थे एक सुसाना और हेमनेट एंड जूडिथ। हेमनेट एंड जूडिथ जो थे वो ट्विंस बेबी थे इनके। और जो हेमनेट थे वो अपने मतलब बर्थ के कुछ टाइम के बाद उसकी जो है वो डेथ हो गई थी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी जो मतलब जो हिस्ट्री है जूडिथ और हेमनेट की, ट्विंस थे। लेकिन इनका एक यहाँ पे मैं बताऊँ, हेमनेट इनके बेटे का नाम है। इवन इन्होंने एक ड्रामा प्ले किया था, ड्रामा लिखा था जिसका नाम था हैमलेट। यहाँ पे कुछ लोग गलती कर जाते हैं वो हैमलेट और हेमनेट में। तो 1587 में मैं आपको बताती हूँ कि गांव छोड़ के जो है जहाँ ये रहते थे वो गांव छोड़ के ये पैसा कमाने के लिए, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए ये लंदन चले गए थे। तो उस ज़माने में मैं आपको बताती चलूँ, उस ज़माने में लंदन जो था वो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वाला कह लें एरिया था। वहाँ कंट्री अपॉर्चुनिटीज़ उस कंट्री में सबसे ज़्यादा थी। जिसको एक्टर बनना होता था, राइटर बनना होता था, या ये कह लें कि आप पोइट बनना होता था, तो वो सब लोग जो थे ना वो लंदन चले जाते थे। तो बहुत से राइटर्स ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो था ना वो तनकीद करना शुरू कर दी, क्योंकि ये जो थे ना वो नए नए वहाँ से गए थे। और एक गांव का, एक बैकवर्ड एरिया का और एक बहुत गरीब घराने का लड़का जब कहीं जाता है तो जो फेमस लोग होते हैं वो उसको क्रिटिसाइज़ तो करते ही करते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ एक मतलब इनको इतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इनका एक ख्वाब था कि मैंने अमीर बनना है, मैंने अपनी गुर्बत को ख़त्म करना है। लंदन आने का इनका एक ही मकसद था
कि मैंने जो है अपनी गुर्बत को ख़त्म करके एक सक्सेसफुल आदमी बनना है और जो कि मेरे बच्चों के लिए, बीवी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेन जॉनसन जो फेमसली सेड दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो एक बेन जॉनसन जो थे वो बहुत बड़ा उनका नाम हुआ करता था उस ज़माने में। तो उन्होंने सबसे पहले जो है विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इसको ना तो ग्रीक आती है ना ही लैटिन आती है। उसी के साथ साथ लगते हाथ रॉबर्ट ग्रीन जो थे उन्होंने भी इसकी जो है ना वो अच्छी खासी धुलाई कर दी। उसने कहा कि रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं ग्रॉड्स वॉट ऑफ विट्स। तो उन्होंने इसके ऊपर एक कहावत ही कह दी, द फ्रेज बोल दिया उनका, एन अप स्टार्ट क्रो। उन्होंने कहा कि ये तो वो कौवा है जो हमारे परों से उड़ान भर रहा है। तो ही न्यू स्मॉल, उसने ये भी कह दिया, उसने कहा रॉबर्ट ग्रीन ने और जैसे वो शेक्सपियर को बेन जॉनसन ने भी कहा कि ये तो हमारे परों पे जो है वो उड़ान भर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ यूनिवर्सिटी वीट्स के बारे में कि ये जो थे रॉबर्ट ग्रीन, ये यूनिवर्सिटी वीट्स के जो थे वो एक अहम यानी कि राइटर थे। ये एक उनका ग्रुप था यूनिवर्सिटी वीट्स का। रॉबर्ट ग्रीन जो थे वो यूनिवर्सिटी ग्रुप्स के एक राइटर थे। ये एक ग्रुप था उन तमाम राइटर्स का जो शेक्सपियर से पहले का एक ग्रुप था, यानी शेक्सपियर तो बाद में फेमस हुए थे ना। तो इनको फेमस करने में भी इन दोनों भाई साहबों का हाथ है, जिन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया, जिन्होंने इनको इतना ज़्यादा तनकीद किया। लोग देखने लग गए कि ये कौन लोग है, कौन सा बंदा है जिसको ये दो लोग कह रहे हैं, रॉबर्ट ग्रीन और बेन जॉनसन, कि ये कौन सा बंदा है विलियम शेक्सपियर, क्या चीज़ है कि मतलब क्यों इसको इस तरह तनकीद बनाई जा रही है। रॉबर्ट ग्रीन ने तो हद कर दी, उसने तो ये भी कह दिया कि ये एक प्लेगरिस्ट है। प्लेगरिस्ट कहते हैं कि जो बंदा कॉपी करता है। तो शुरू के टाइम पे शेक्सपियर ने कॉपी करना शुरू किया लोगों की चीज़ों को, ठीक है। तो बस इसी चीज़ पे उन्होंने कहना शुरू कर दिया। बाद में शेक्सपियर के भी यूनिवर्सिटी वीट्स में काफ़ी कुछ सीखा था उसने, क्योंकि बाद में वो यूनिवर्सिटी वीट्स का एक हिस्सा बन गया था। तो आज तो आप ये कह सकते हो कि आज इतना फेमस जो हुआ है विलियम शेक्सपियर, इसकी सबसे बड़ी वजह यूनिवर्सिटी वीट्स और उसके बाद वो लोग हैं जो उसके ऊपर तनकीद करते थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि तनकीद के बाद लोग उसको जानना शुरू हो गए थे, यानी कि लोग जैसे ही वो लोग उस पर क्रिटिसाइज़ करते थे तो वो फेमस से फेमस होता गया। वो कहते हैं ना कि इसके साथ कॉन्टैक्ट जो थे ना राइटर्स के साथ इसके होने लग गए। लोग इसको बुलाते थे, देखने के लिए बुलाते थे कि कौन है, किसके ऊपर तनकीद हो रही है, ये क्या चीज़ है। तो इसको लोग अपने साथ बुला के तो इसको यानी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, इससे बातचीत करने लगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, शेक्सपियर सिर्फ एक राइटर ही नहीं थे बल्कि वो एक जो थे बहुत ही बड़े ड्रामाटिस्ट भी थे, ठीक है। उन्होंने बहुत से ड्रामाज लिखे हैं इसके अलावा अदर, लेकिन उसकी ज़िंदगी का जो असल मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गरीबी को ख़त्म करना, अपने बीवी बच्चों का पेट पालना। और दूसरी बात ये मैं आपको बताऊँ कि वो ड्रामाटिस्ट थे, एक्टर थे, थिएटर के ऑनर भी थे, इंटरप्रेन्योर भी थे और बिजनेसमैन भी थे। असल में उन्होंने अपना जो ज़ेन बनाया हुआ था वो एक बिजनेसमैन वाला बनाया हुआ था, क्योंकि उनको अपने किसी भी मतलब चीज़ से कोई सरोकार नहीं था कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने एक्टिंग भी की हुई है, वो एक थिएटर के ऑनर भी थे, ठीक है, ड्रामाटिस्ट भी थे। लेकिन उनको ये लगता था कि मैंने एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, और वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन भी गए थे, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि इनका सिर्फ ज़ेन यही था कि मतलब मैंने बिजनेसमैन बनना है, मैंने पैसा कमाना है, और इन्होंने बहुत पैसा भी कमाया और इन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टीज़ में भी शेयर किया। इन 1592 ही ज्वाइंड अ प्लेइंग कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। तो 1592 में इन्होंने एक प्लेइंग कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। तो बाद में वो किंग्स मैन के नाम से भी जानी जाती है। द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ओपन्ड द ग्लोब थिएटर इन 1599। तो ये जो चैम्बरलेन्स मैन था इसने बाद में एक थिएटर ओपन किया था जो ग्लोबर थिएटर के नाम से था। शेक्सपियर वाज अ शेयर होल्डर इन द ग्लोबर थिएटर एंड द ब्लैक फ्राइड्स। तो शेक्सपियर जो था ये बाद में शेयर होल्डर बन गया था इन दो थिएटर्स में, जो कि ग्लोबलर थिएटर था और ब्लैक फ्राइड्स था।
तो इसने सिर्फ़ और सिर्फ, मैंने आपको शुरू में भी बताया, इसका दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ बिजनेसमैन बनना था। इसको ये नहीं लगता था कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, मैं इनको मतलब पब्लिश करवाऊँ ना। इसने ये चीज़ जहन से निकाली हुई थी। इसको सिर्फ ये जहन में था कि मैंने अपनी गुर्बत को ख़त्म करना है। द ग्लोब थिएटर फायर ऑफ 1613 ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी एट्थ। तो 1613 में एक जो विलियम शेक्सपियर था उसका एक प्ले चल रहा था थिएटर में, हेनरी एट्थ के नाम से। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है आग लगी, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, जिसके बाद 3 साल के बाद जो है 23 अप्रैल 1616 में विलियम शेक्सपियर की डेथ हो गई। आपको यहाँ पे एक बात बताते चलें कि देखें, अमेजिंग डेट्स देखें आप। 23 अप्रैल 1564 में ये पैदा हुआ और 23 अप्रैल 1616 में इसकी डेथ हुई। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी बताती चलूँ, जितनी भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में यही इसकी डेट शो हो रही है, डाइड की भी और बॉर्न की भी। लेकिन यहाँ पे एक और बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी है कि पहले जो था ये होता था कि 2 दिन के बाद डेड बॉडी को जो था वो दफनाया जाता था, या मतलब जहाँ दफनाना होता था तो वहाँ लेके जाते थे। तो कहने हिस्ट्री में ये आता है कि 25 अप्रैल 1616 को विलियम शेक्सपियर को दफनाया गया था, जबकि उसकी डेथ जो है वो 2 दिन पहले 23 अप्रैल को हुई थी, और उसी जगह पे हुई थी जहां वो पैदा हुआ था। ठीक है, तो वहीं पे उसको उसी ट्रिनिटी चर्च में जो था वो लेके गए। ये आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, ये जो है विलियम शेक्सपियर की ओरिजिनल कबर है। ठीक है, तो ये वही है जहाँ पे उसको दफनाया गया है। तो ये सारी हिस्ट्री उसके बारे में लिखी गई है। यहाँ पे मैं बताती चलूँ शेक्सपियर की कबर के ऊपर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, गुड फ्रेंड फॉर जेसस से फॉर बेयर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हेयर, Blessed be the man that spared these stones and cursed be he that moves my bone। यहाँ पे वो कहता है कि खुदा का वास्ता है तुम्हें यहाँ की मिट्टी को मत हटाना, और खुदा उसको ब्लेस करे जो इस पत्थर को ऐसे ही रहने दे, हाथ ना लगाए, और जो मेरी हड्डियों को यहाँ से हटा दे, इसके ऊपर खुदा का कहर बरसे। ये शेक्सपियर का एपिटाफ है। ठीक है, तो मतलब उसने ये भी उस पर जो था वो लिखवाया था। तो शेक्सपियर ने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी तवज्जो जो थी वो पैसा कमाने पे रखी, कभी भी अपने काम को उसने पब्लिश करवाने का नहीं सोचा। और इसके बाद आप ये कह लो कि वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, और वो बन भी गया था। और वो अपनी गरीबी को ख़त्म करने ही जो है वो लंदन सिर्फ़ और सिर्फ गया था। तो तकरीबन 24 साल थिएटर में काम किया है उसने। तो इसी दौरान उसने इतनी लापरवाही की वजह से बहुत से काम उसके जो हैं वो बर्बाद भी हुए हैं, क्योंकि वो एक सिर्फ़ और सिर्फ उसका माइंड बिजनेस करना था, अपनी इनकम को बढ़ाना था, अपनी गुर्बत को ख़त्म करना था। तो अगर वो अपने चीज़ों को पब्लिश करवाता तो मे भी वो इससे ज़्यादा भी वो हो सकता था। द टेक्स्ट वॉज कोलेक्टेड बाई 2 और शेक्सपियर्स फेलोज एक्टर्स एंड फ्रेंड्स जॉन्स हेमिनिच एंड हेनरी कॉन्डेल हु एडिटेड इट एंड सुपरवाइज द प्रिंटिंग। विलियम शेक्सपियर की डेथ के बाद उसके 2 दोस्त थे जिन्होंने उसकी ये चीज़ों को कलेक्ट किया और उसका फोलियो और कॉर्टो तैयार किया। कॉर्टो और फोलियो को यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, जो कॉर्टो होता है और वो 8 बाय 10 इंचज़ का होता है, जो फोलियो 9 बाय 13 इंचज़। यानी ये जो रेशियो है ये एक बुक को पब्लिश होने में, यानी उसकी वो जो बुक की लेंथ होती है और विड्थ होती है, ये वो बताएगी है। अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो बहुत सी डिफरेंट कॉर्ट और फोलियो आते हैं। तो लेकिन जो असल में जो रेशो चलती है वो मैक्सिमम ऑफ टाइम यही जो है वो फोलियो की और कॉर्टोट की जो है वो रेशो चल रही होती है। उन्होंने बहुत सी मेहनत के बाद जो है वो 2 लोगों ने इसकी जितना सारा डाटा भी था वो कलेक्ट किया और उसको पब्लिश करवाने का सोचा। तो फिर दोनों ने जो था वो उसको पब्लिश भी करवाया। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, विलियम शेक्सपियर का पहला फोलियो 1623 में पब्लिश हुआ, सेकंड फोलियो 1632 में, थर्ड फोलियो 1663 में, फोर्थ फोलियो 1685 में। ठीक है, फर्स्ट फोलियो 1623 में जो हुआ था उसका जो मेन टाइटल था वो था मिस्टर विलियम शेक्सपियर का कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज पे। इट वाज डेडिकेटेड टू विलियम हर्बर्ट एंड फिलिप हर्बर्ट। ये 2 भाई थे, दोनों भाइयों को ये पहला फोलियो 1623 में जो पब्लिश हुआ उसको डेडिकेट किया गया था। ये दोनों भाई थे।
तो इसमें सोनेट्स जो थे वो 154, ट्रेजेडीज 10, कॉमेडीज 17, हिस्ट्री प्लेस 4 एंड लॉन्ग पोइम्स 4 थी। यानी विलियम शेक्सपियर का इतना डाटा जो था वो इस हद तक था कि जो कि सोनेट्स में था। ये 4 उसके फोलियो थे और उनको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया है। ऊपर की 2 लाइन्स में फेज़ 1 है 1588 से 1593, फेज़ 2 1594 से 1600, फेज़ 3 जो था वो 1601 से 1608 तक का, और फेज़ 4 1608 से 1612। यहाँ पे मैं आपको ये बात बताती चलूँ, ऊपर के 2 फेज़ अलग हैं, नीचे के 2 फेज़ अलग है। वो क्यों अलग हैं? क्योंकि ऊपर के फेजेस में क्वीन एलिज़ाबेथ, ये वो टाइम है जिसमें क्वीन एलिज़ाबेथ जो थी वो उनके साथ, यानी पहला फेज़ इस वक्त था जब शेक्सपियर नए नए लंदन में गए थे, ठीक है। और जो सेकंड था वो था जेम्स फर्स्ट, ठीक है। जो फेज़ 3 और फेज़ 4 था वो जेम्स फर्स्ट, उस ड्यूरेशन में, वो उस टाइम की बात है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि इस वक्त भी यूनिवर्सिटी वीड्स के राइटर थे जो जॉन लिली थे। तो पहले फ़ेज़ में सिर्फ सीखा था इन्होंने, लर्निंग उनका फ़ेज़ था, फेज़ 1 जो था, ठीक है। और फेज़ 2 जो था ये इनका लर्निंग पीरियड था। इन्होंने जो क्या किया इसमें सिर्फ और सिर्फ सीखा, और बहुत हद तक इन्होंने कॉपी भी किया। लेकिन बाद में लोगों को, जो सेकंड फेजेस थे, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग गई कि अब जो है ये बंदा कुछ अपना काम कर रहा है, यानी इसने खुद से कुछ ना कुछ की। हाँ, कहीं हद तक कुछ लाइंस बीच में ये कहीं से कॉपी करता था, ये प्लेगरिज्म को यूज़ करता था, लेकिन लोग ये कहते हैं कि वो ढूंढना मुश्किल हो जाता था क्योंकि बहुत कम कम, यानी बीच में वो जो था वो ऐड हुआ हुआ होता था। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो फेज़ 3 था उसमें वो असल में जो उसका गोल्डन टाइम चल रहा था, बड़ी बड़ी उसमें उसकी ट्रेजेडी भी लिखी, जिसमें जोलिसस सीजर था, हेमलेट था, ओथेलो था, किंग लियर था। तो सभी जो ये फेज़ 3 में जो थे ना वो आ जाते हैं। तो उसमें जो फेज़ 3 था उसमें उसने ह्यूमन बींग्स के बारे में बहुत लिखा, डार्कर साइड दिखाने को मिली थी। उसके बाद उसने इंसानों के गुनाहों को, इंसानों की गलतियों को, और उसने फेज़ 3 में बहुत सी ट्रेजेडीज़ भी जो थी वो लिखी थी। जो फेज़ 4 था इसमें आप ये कह लें कि फेज़ 4 में उन्होंने इतना मतलब ये आप कह लें कि इतना अच्छा काम नहीं किया था जितना उन्होंने 3rd फेज़ में किया था। फर्स्ट फेज़ उनका आप देखें, फर्स्ट फेज़ उनका लर्निंग था, यानी सीख रहे थे, कॉपी करते थे। सेकंड फेज़ उनका कुछ बेहतर था, उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने अपना करना शुरू कर दिया था। जो 3rd फेज़ था उसमें उन्होंने क्या किया था कि वो उनका गोल्डन टाइम था। वो जो 3rd फेज़ उसका चल रहा था वो बहुत ही कोई अच्छा था। इसमें वो एक खुद को परफेक्ट समझने लग गए थे, बहुत अच्छा करने लग गए थे। फिर जो 4th फेज़ था उसमें भी उन्होंने उतना अच्छा काम नहीं किया। तो लोगों का ये भी कहना है कि जो फेज़ 4 था वो शेक्सपियर के घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो जिसकी वजह से वो अपने काम पर तवज्जो ना दे सका। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जो उसके थिएटर में, पर्सनली उसके थिएटर में आग लगी थी, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान भी हुआ था इस चीज़ का। उस जो है वो उसने सदमा लिया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी वो ख़राब हो गई थी। तो शेक्सपियर की उस थिएटर में आग लगने के बाद 3 साल के बाद डेथ हो गई थी। तो इसने जो है बहुत सदमा लिया था, इतना नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर सका, वो बस उस पर फोकस नहीं कर पाया। तो जिसकी वजह से जो तो था वो इस तरह हुआ उसके साथ। फिर उसने जो प्लेज में, जिन प्लेज में उसने एक्टिंग की थी, प्लेज इन विच ही एक्टेड, फर्स्ट पे था एज यू लाइक इट, एडम करेक्टर, उसने एक एडम का करेक्टर किया था। नंबर 2 पे हैमलेट, जो कि उसका अपना ही लिखा हुआ ड्रामा था, उसमें उसने एक्ट किया था एज अ गोस्ट करेक्टर के तौर पे, ठीक है। उसने सोनेट्स लिखी थी 152 सोनेट्स, सॉरी 154 सोनेट्स। जो पहले की 126 सोनेट्स हैं वो फेयर यूथ सोनेट्स कहलाती हैं। द डार्क लेडी सोनेट्स है नेक्स्ट, वो जो कि है 127 से 152 तक। 153 और 154 जो है वो ग्रीक सोनेट्स कहलाती हैं। जो सोनेट्स 1 से 126 तक की फेयर यूथ हैं, वो द फर्स्ट ग्रुप ऑफ सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू अ यंग मैन विच वूम द पोइट हैज़ डीप फ्रेंडशिप। ये जो सोनेट्स हैं इन्होंने इनके बारे में बताई हैं, जो कि उसने डेडिकेट किया था, डेडिकेटेड टू मिस्टर WH, जिसको सेकंड नाम है अर्ल ऑफ साउथमेंट। तो साउथमेंटन, और उसके बाद उसको हेनरी
वो रिस्ले भी कहते हैं। तो यानी ये बंदा एक ही है लेकिन उसको 3 नामों से जो है वो बुलाया जाता है। उसके बाद जो सोनेट्स थी 127 से 152 वो थी डार्क लेडी सोनेट्स, जो कि उन्होंने जो है वो डेडिकेट की थी मैरी फिटन को, जो कि इटालियन डांसर थी। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर था वो मैरी फिटन को लाइक करता था, उसको अच्छा वो उसको अच्छी लगती थी। तो ये जो थी उसने उसके बारे में भी लिखी थी। फीचर्स ऑफ शेक्सपियर ड्रामा, तो उसने फीचर्स उसके ये आ जाते हैं, उसने बहुत सी वैरायटी में लिखा, बहुत उसकी रेंज थी, बहुत ज़्यादा वर्सटैलिटी के साथ उसने लिखा। तो ये देखें उसके पास बहुत सी कॉजेज़ ऑफ डेथ इन शेक्सपियर प्लेस, यानी उसके प्लेस में इस हद तक कॉजेज़ हैं कि ऑल द डेथ डिपिक्टेड बाय द बार्ड। तो यानी वो किसी तरीके से भी किसी की भी वो डेथ वो कर सकता था किस ड्रामास में। तो यही कहा जाता है कि उसके फीचर्स में बहुत ज़्यादा वर्सटैलिटी दिखाई गई है। उसके बाद दूसरी बात उसके बारे में ये भी कही जाती है कि जो विलियम शेक्सपियर था वो एक्सीलेंट कमांड ओवर लैंग्वेज, यानी उसको उसके पास इस हद तक लैंग्वेज की कमांड थी, वो इस हद तक उसके पास वोकेबलरी थी। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि वो उसने जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है वोकेबलरी वर्ड्स का। तो ये भी सुनने में आता है इंफॉर्मेशन के तौर पे, ये भी है कि उसने ये बहुत से फेजेज जो हैं वो किए थे, जैसे लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, अंत भला तो सब भला, एज यू लाइक इट, नेक्ड, ट्रूथ, इस तरह की और भी बहुत सी उसने जो थी वो रिच वोकेबलरी यूज़ की है। तो उसके बाद अगला पोर्शन आगे आ जाता है विलियम शेक्सपियर के बारे में कि वो बहुत ही ग्राउंडिंग पर्सन था। ग्राउंडिंग पर्सन किसको कहते हैं, वो ये है कि वो लोग जो उसकी थिएटर की जो एंट्री फीस थी पे नहीं कर सकते थे, तो उसने उसके लिए ग्राउंडिंग लोगों के लिए बहुत सा ख्याल रखा। तो वो उनको आधे पैसों पे टिकट दे देता था, लेकिन उन लोगों को ये करना पड़ता था कि उनको सीट्स नहीं मिलती थी। तो वो लोग जो है वो टिकट ख़रीदने के पैसे जिनके पास नहीं होते थे वो सीट्स पे नहीं बैठते थे, वो जो थे वो नीचे ग्राउंड पे बैठ के तो मूवी जो था उसका ड्रामा जो था वो देख के, वो प्लेस जो थे वो देख के आ जाते थे। तो इसमें विलियम शेक्सपियर को ये फ़ायदा हुआ क्योंकि वो एक बिजनेस माइंड था। उसको ये था कि चलो हाफ पैसे आ रहे हैं लेकिन इनकम आ रही है, मेरे इनकम में इंक्रीज़ हो रही है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे इसी तरह इसका उसको फ़ायदा ये भी हुआ कि बहुत सारे लोग जो थे उसका प्लेस जो थे वो देखने के लिए आने लग गए। तो उसके बाद लोग कहते हैं ना कि लोगों को देख के लोग आते हैं, भीड़ को देख के भीड़ बढ़ती है। तो इसी तरह ये डेट्स ऑफ प्लेस थे, सिटिंग्स ऑफ प्लेस थे, शेक्सपियर फूल्स क्लाउन्स थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, आपको मज़ा आया होगा, आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होगी। मुझे रखिएगा दुआ में याद। बाय बाय।